नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन है जो हिंदी विषय के एचएसएससी एग्ज़ाम के अंदर 2018 ग्रुप डी 2018 के अंदर जितने भी पहले कुछ प्रश्न आए हिंदी के, देखिए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और आगे भी किस तरीके से हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके सामने इसी लिए लेकर के आए कि आपको पता चले कि क्या वाक्य में हमें ये पढ़ना चाहिए। हिंदी को डर दूर करने के लिए आपके सामने 2018 के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो मिले हैं हमें कि किस तरीके से आए हैं। कुछ समाज से संबंधित भी हैं, वर्तनी शुद्धि भी है, और बहुवचन या एक वचन या जैसे स्त्रीलिंग या फिर उपसर्ग प्रत्यय के या कर्तृवाच्य के, इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। आपके सामने इस तरीके से प्रश्न लेकर के आए हैं कि आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तब तो कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि वाकई में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, और अभी भी आपके पास बहुत समय है, तो आप इन प्रश्नों को देख करके इसी तरीके से कुछ और प्रश्नों को उठा करके आप अपना जो 10 नंबर का है हिंदी के अंदर वो अपना रोल पूरा कर सकते हो और अपना जो एक सीट पक्की कर सकते हो। क्योंकि हिंदी के अंदर भी काफ़ी बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, और कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल कॉमन सेंस से क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आए हैं आपके सामने। ये देखते हैं हम। पहला प्रश्न है टस से मस न होना। मैंने मुहावरे की वीडियो दिखाई है, उससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। अगर मुहावरे से क्वेश्चन आएगा आप देख लेना। अब ये क्या है कि टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। ग्रुप डी 2018 में प्रश्न आए हो, आप पेपर उठा करके एग्जाम उठा करके देख लेना। क्या है? क्रोध में पागल हो जाना। क्या टस से मस न होना क्रोध में पागल हो जाना? क्या कठिनाई में पड़ना? टस से मस न होना क्या कठिनाई? थोड़ा सा आप ध्यान से प्रश्न को और ऑप्शन को पढ़िए। आपको कहीं ना कहीं 2-3 ऑप्शन तो गलत, बिल्कुल ही गलत मिलेंगे। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोध में पागल हो जाना, कठिनाई में पड़ना, जरा भी न हिलना और चापलूसी करना। चापलूसी करना टस से मस न होना नहीं, हो ही नहीं सकता। कठिन है, टस से मस न होना। क्रोध में पागल तो हो ही नहीं सकता। कठिनाई में पड़ना थोड़ा लग सकता है कि वो टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कठिनाई में था। तो ये भी इसका आंसर गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? जरा भी न हिलना, टस से मस न होना। कि क्या हुआ कि राम है जो टस से मस नहीं हुआ, मतलब कि वो जरा भी नहीं हिला। इस तरीके से आपसे और प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि मुहावरे से कि एक प्रश्न है जैसे आँखों का तारा, इसका अर्थ क्या है? बहुत प्यारा है। और जैसे लकीर का फकीर, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न 2 पूछा गया, संधि से प्रश्न पूछा गया। हमने संधि की वीडियो डाल रखी है। 2 प्रश्न आए हुए हैं ग्रुप डी के हर शिफ्ट में, तो मैंने वैसे ही 1 या 2 क्वेश्चन लिया क्योंकि बात सेम ही है। अब जैसे संधि का प्रश्न है कि इति प्लस आदि, मैंने संधि को करवाया है। संधि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसमें ज़्यादातर देखा है मैंने ग्रुप डी के 2 या 3 शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर विसर्ग संधि, वो स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है। और स्वर संधि का उदाहरण भी उसके स्वर संधि के जो भेद हैं, जैसे गुण संधि है, यण संधि है, और वृद्धि संधि है, और अयादि संधि है, और दीर्घ संधि है। इन संधियों से प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी मेरे ख्याल से यही प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इति प्लस आदि की संधि कीजिए तो इत्यादि, या फिर इति आदि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि। और बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ लिया, बिल्कुल ही, कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है? दीर्घ संधि का क्या है? दीर्घ हो जाना। दीर्घ का मतलब क्या है? जैसे कि
प्लस ए को आ हो जाना, ये क्या हुआ, दीर्घ हुआ, दीर्घ हो जाना। और यण क्या है, इक स्थाने यण हो जाना, यण, इक स्थाने यण कैसे, जैसे ई को य होना और ऊ को वह हो जाना और री को र हो जाना और लरी को ल हो जाना, ये क्या होता है यण संधि के अंदर। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इति है, इति, इति है, इति में क्या है, ई प्लस त प्लस ई, ये छोटी है। अब इसको क्या हुआ, इक स्थाने इक, या ई की जगह क्या हुआ, यह हुआ, तो क्या बना, इत यह। उसके बाद प्लस में क्या है हमारे पास, आदि है, तो हमारा क्या बना, इत्यादि, ए प्लस क्या बना, इत्यादि बना। तो ये हमारी संधि कौन सी हुई, यण संधि हुई। यण संधि। वृद्धि संधि का मतलब क्या है, जहां पर ऐसे दो मात्राएं लगी हो वो वृद्धि संधि है। गुण संधि क्या है, गुण संधि में एक मात्रा, यह कहीं लगी है मात्रा, तो हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, यण संधि उदाहरण होगा। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया और आप इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान 10 नंबर की हिंदी है, जो कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने लिए ही नहीं बिल्कुल, उसमें तो कुछ है ही नहीं, हर बच्चा कर सकता है उस प्रश्न को। इसमें थोड़ा ये आप थोड़ा मेहनत लगेगी थोड़ी ज़्यादा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, 3 भुवनों का समूह। देखो अगर आपसे पूछ लेना त्रिभुवन का समासिक विग्रह, तो बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे। इसने क्या किया, 3 भुवनों का समूह, समासिक विग्रह भी दे दिया और समस्त पद भी दे दिया। त्रिभुवन कौन है, जैसे कि संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द कौन सा होता है, अव्यय, वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास त्रिभुवन, पूछा जा सकता है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। इसमें पूछा जा सकता है त्रिभुवन का समासिक विग्रह क्या होगा, 3 भुवनों का समूह। 3 भुवनों का समूह का समस्त पद क्या होगा, त्रिभुवनम। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। तो बताइए त्रिभुवनम, हमने समास को पढ़ा है। समास की परिभाषा है जैसे सम प्लस अस प्लस गय से बना समास, अनेक शब्दों का एक हो जाना, अनेक शब्दों का, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। तो हमारे पास क्या, 3 भुवनों का समूह, ये अनेक पद है, इनका एक पद हुआ, ये समास की परिभाषा। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद है द्विगु समास, जिसमें एक शब्द संख्यावाची होता है, और एक है बहुव्रीहि समास, जिसमें एक अन्य पद प्रधान होता है। एक कर्मधारय समास होता है, जिसमें क्या होता है कि विशेषता बताई जाती है, और एक है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास और कर्मधारय तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। अब देखिए कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास, क्या संख्यावाची तत्पुरुष है। तत्पुरुष में तो उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गौओं के लिए शाला, और जैसे स्नान घर, नहाने के लिए घर, स्नान के लिए घर, ऐसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो ये तत्पुरुष समास तो हो ही नहीं सकता। आप इसको इस तरीके से काट सकते हो। अव्ययी भाव समास में क्या है, पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय शब्द होता है, और उपसर्ग वगैरह भी लगे होते हैं, और शब्दों की आवृत्ति भी होती है अव्ययी भाव समास में। तो यहाँ पे कहाँ है शब्दों की आवृत्ति, ये भी गलत है। उसके बाद बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि अन्य कोई थर्ड पर्सन है, अन्य पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, दशानन, तो क्या कौन है, रावण है। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं कपड़े जिसके, पीताम्बर, ये क्या हुए, बहुव्रीहि समास हुए। तो बहुव्रीहि समास भी नहीं है, बचा कौन, द्विगु समास। तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ,
द्विगु समास। द्विगु समास क्या है कि पहला पद संख्यावाची होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया। उसके बाद मैंने आपको इस तरीके से कई ये भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन के 5-7 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित ही आगे प्रश्न बनते हैं और कहीं ना कहीं एग्जामिनर उन क्वेश्चन को जरूर देखता है और आपको हेल्प भी जरूर मिलेगी। उसके बाद प्रश्न 4 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। हमने पहली वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो बनाई है शुद्ध शब्द की है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप देख लेना हमारी वीडियो। जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे पूछा जा सकता है उज्ज्वल का पूछा जा सकता है, श्रृंगार पूछा जा सकता है। अब की बार जैसे कि उज्ज्वल पूछा जा सकता है और उज्ज्वल, श्रृंगार पूछा जा सकता है और अर्पण पूछा जा सकता है, अर्जुन पूछा जा सकता है और अर्पण, अर्जुन, श्रृंगार, युधिष्ठिर पूछा जा सकता है, युधिष्ठिर पूछा जा सकता है, प्रकृति पूछा जा सकता है, रचयिता पूछा जा सकता है। ये आपसे शुद्ध वर्तनी के प्रश्न इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी इसको हम साफ कर देते हैं, कुछ समझ सकते हैं भाई। उसके बाद है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये देखो सही वर्तनी का चयन, क्या देखना यहीं से पता लग रहा है, हमने ऐसा कभी पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति बड़ी की मात्रा, प्रकृति, प्रकृति बड़ी की मात्रा तो आती नहीं इसमें। प्रकृति, क्र, ये र इधर आएगा और ये री इधर आएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब क्या बचा हमारे पास? प्रकृति। ये इस तरीके से दोबारा से रिपीट हो सकता है क्योंकि 2018 में आया वो प्रश्न है। क्या कौन सी शिफ्ट में आया? किसी भी शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है। शुद्ध शब्द के मैंने आपको कुछ बताए हैं, युधिष्ठिर है और अर्पण है, याज्ञवल्क्य पूछा जा सकता है, सन्यासी पूछा जा सकता है, प्रोज्वल पूछा जा सकता है, अर्पण पूछा जा सकता है, कवयित्री पूछा जा सकता है और प्रोज्वल पूछा जा सकता है और वशिष्ठ पूछा जा सकता है, गरिष्ठ पूछा जा सकता है। अब उसके बाद है सखी। सखी शब्द का बहुवचन है, सखी शब्द का बहुवचन पूछा जा सकता है, घर शब्द का पूछा जा सकता है और साधु शब्द का पूछा जा सकता है। तो सखी शब्द का बहुवचन सखिए, सखिए बिल्कुल ही गलत है। आप जब प्रश्न को पढ़ोगे 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही गलत है। आपको 50% पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आपका गलत होने के कम चांसेस रहेंगे। अगर आप इस तरीके से ऑप्शन को काटते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और एग्ज़ाम जल्दी होगा। अगर हम ऑप्शन को नहीं काटते और कहीं ना कहीं डाउट है तो हम 4 ऑप्शनों को देखेंगे, जिससे हमारा समय भी बर्बाद होगा और आंसर भी गलत होने के चांसेस रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे ये पहला ही ऑप्शन काट दिया, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा समय तीन ऑप्शन पे व्यतीत करेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ एक और बिल्कुल, क्या सखिए, सखिया, सखिया, सखिया थोड़ी होता है, सखिया, ये बिल्कुल ही गलत है ये भी। उसके बाद है सखिए, ये तो सखियाँ हो सकते हैं, ये सखियाँ, ये दोनों तो गलत है। अब अगर हम इस तरीके से नहीं काटते तो कभी इसको पढ़ेंगे, कभी इसको बार बार इसको पढ़ते रहेंगे। अब क्या होगा कि हम 2 पढ़ेंगे, हमारा समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रश्न है वो सही होने के चांसेस रहेंगे। अगर हम 2 को काटते तो तीसरे भी अपने आप कट सकता है। सखिए भी नहीं होता भाई, तो क्या होगा? सखियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। आपने देखा पीछे भी प्रश्न, वो भी ग्रुप डी का प्रश्न था और ये भी ग्रुप डी का प्रश्न है कि क्या इसमें वृद्धि संधि है, क्या गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है। मैंने फिर बताया कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो है सबसे स्वर संधि, स्वर संधि के भेद है गुण संधि,
वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। इसकी बिल्कुल पहचान क्या है? जैसे अगर गुण संधि को पढ़ेंगे, गुण संधि में क्या होगा, ये एक मात्रा लगी रहेगी। इससे भी अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि नरेश, नरेश है, ये देखो इसमें एक मात्रा लगी हुई है। अगर हमारे पास दो मात्राएं लगी हुई मिलेगी, ये पहचान है, हमारा बिल्कुल आसान हो सकता है। दो मात्राएं, तो ये दो मात्राएं क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि। तो ये क्या है? वृद्धि संधि हुई। उसके बाद अगर ए प्लस ए या ए प्लस आ या आ प्लस आ या आ प्लस ए ये हुई, तो इन सभी का क्या बनता है? आ बनता है, आ बनता है। और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये दीर्घ हुआ, दीर्घ। जैसे ई प्लस ई, ये क्या होगा? बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई, तब भी क्या होगा? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तब भी क्या होगा? बड़ी ई। तो ये कौन सी संधि हुई? ये दीर्घ संधि हुई। और ये ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, फिर भी बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं? ये दीर्घ होते हैं, वृद्धि होती है, दीर्घ होते हैं। जैसे विद्यालय, और जैसे वृद्धि का तथैव, ये देखो वृद्धि का उदाहरण, तथैव, तथैव, ये दो मात्रा है, तथैव। सदैव, इंपॉर्टेंट उदाहरण, सदैव पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान है। और जो हमने ये पढ़ा इसमें क्या है, देखते हैं इसको भी। जैसे प्रति प्लस उपकार है, इसमें कौन सा पढ़ सकते हैं हम? जैसे प्रति प्लस उपकार में हम देखते हैं पहले कि इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि। हमने क्या पढ़ा वृद्धि के बारे में? वृद्धि के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये वृद्धि होती है, ये वाली। क्या इसके अंदर ये कहीं है? नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद गुण, ये गुण है, क्या ये है इसके अंदर? कोई नहीं है, ये भी कट गया। उसके बाद यण संधि, यण संधि क्या होती है? इक स्थाने यण, इक स्थाने यण। तो इसका मतलब क्या है? ई को क्या होगा? ई को यह होगा। ऊ को क्या होगा? ऊ को वह होगा। और री को क्या होगा? री को र होगा। और लरी को क्या होगा? बाकी इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, फिर भी री को ल हो जाता है। त्वलकार है, दृकार है, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा इसके अंदर? इक स्थाने यह है, ई को यह हुआ, तो प्रति, प्रति क्या है देखना कि जैसे प्रति है, प्रति प्लस उपकार है, उपकार। तो इसमें क्या हुआ? जो ये है प्र प्लस प्रत प्लस ई प्लस उपकार, ये हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं कि ई के स्थान पर यह हुआ है, तो इस ई को यह कर देंगे, इस ई को यह कर देंगे, तो हमारे पास क्या हुआ? प्रत प्लस यह प्लस उपकार, ये बना। उसके बाद क्या हुआ? जो ये त है इसके अंदर चला जाएगा, प्रत्यय ये इधर आ जाएगा, और ये ऊ है ये इधर आ जाएगा, तो पकार है, प्रत्युपकार। तो ये हमारी कौन सी संधि हुई? यण संधि हुई। ये यण संधि है, इक स्थाने यण, तो यण संधि है। और दीर्घ तो हो ही नहीं सकता। दीर्घ में क्या है? दीर्घ में हमने पढ़ा है जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य पढ़ा है, तो इसका क्या होगा? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। इसमें क्या है? आ प्लस आ को क्या हुआ? आ। ये क्या होता है? दीर्घ, दीर्घ मतलब डबल हो जाना, तो ये हमारा दीर्घ हुआ। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को देखेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये भी प्रश्न एग्जाम में कहीं भी मिल सकते हैं भाई।
उसके बाद देखते हैं ये स्थायी भाव पूछे जा सकते हैं, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा, और हास्य का जैसे श्रृंगार, क्रोध का पूछा जा सकता है, क्रोध किसका है, या मतलब श्रृंगार, क्रोध, हास्य, करुण का पूछा जा सकता है कौन सा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये स्थायी भाव होते हैं, इनको पढ़ करके जाना, हास्य, रति, भय, क्रोध। तो श्रृंगार का क्या होगा, रति तो होगा ही नहीं, भय भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, तो सॉरी भाई, श्रृंगार का हास्य नहीं होगा, हास्य, तो इसका रति होगा, रति। भय और क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, रति होगा भाई। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है साधु शब्द का बहुवचन। बहुवचन का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा अब की बार भी, बहुवचन का और लिंग का भी पूछा जा सकता है अब की बार। जैसे कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेर का स्त्रीलिंग पूछा जा सकता है, और जैसे गाय का स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जा सकता है, या फिर घोड़े का पूछा जा सकता है स्त्रीलिंग क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी साधु का साधु, क्या साधु होगा, या फिर साधुएं तो ये तो बिल्कुल ही गलत, ऑप्शन काटना आप। या फिर साधु यहाँ थोड़ी होता है, यहाँ या तो साधुओं होगा या साधु होगा। तो साधु शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, साधु ये खुद ही पहले ही बहुवचन भी है और एक वचन भी बोल सकते हैं, इसको इसका ज़्यादातर बहुवचन में ही प्रयोग होता है। उसके बाद है कि अदब के अंदर उपसर्ग है। उपसर्ग जैसे इसमें आपसे बे उपसर्ग और अ उपसर्ग के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अदब में क्या बे उपसर्ग है, बे तो बे होता तो बेअदब होता, बेअदब होता, बेवफा होता, बेसहारा पूछा जा सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है सहारा में कौन सा उपसर्ग लगेगा, बे से बनेगा बेसहारा, ये बन सकता है। और अब नी उपसर्ग क्या बनेगा, निरोग बनता है, ये पूछा जाता है। अदब, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, अदब है। अजब और कू तो है ही नहीं, कू का क्या बनेगा, कुपुत्र, बुरा पुत्र पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद है प्रश्न 10 है सरला से, ये एस्टेट 2018 में ग्रुप डी के अंदर आए हुए प्रश्न है, और आपको इसी तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसमें से भी कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है, और जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ कराया है उसमें से भी आपको देखने को प्रश्न मिल सकता है। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य में होता है। वाच्य का मतलब क्या, बोलने का ढंग, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, बोलने का ढंग क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वाच्य होते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे सरला से फल खाया जाता है, ये कौन सा वाच्य है। अब आप देखिए कर्म क्या है, क्या खाया जाता है, उसे फल खाया जाता है, फल क्या है, कर्म है। और ये कौन सा, इसी से पता लग रहा है हमें कि ये कौन सा वाक्य है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि सरला से फल खाया जाता है, ये कौन सा वाच्य है, ये कर्म वाच्य है, और इसका आपने क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। कर्तृवाच्य कि ये सरला से फल खाया जाता है, ये किस वाक्य से बना है, कर्तृवाच्य से बना, तो वो कर्तृवाच्य कौन सा है, क्या सरला ने फल खाया, ये हो सकता है, या सरला फल खाई, सरला फल खाई, बिल्कुल गलत है, ऐसे आप काटोगे। और सरला फल खाती है, क्या ये होता है, ये फिर सरला ने फल खाई, सरला ने फल खाया हो सकता है, खाई, तो ये तो दोनों ही गलत है, बिल्कुल ही। अब हमारे पास बचे दो, सरला ने फल खाया या सरला फल खाती है, तो कर्तृवाच्य में
कर्ते की प्रधानता होती है। किसने फल खाया? सरला ने। किसने फल खाया? सरला ने। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जैसे क्रिया, क्रिया का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्रिया का जैसे आपसे सीधा उदाहरण पूछ देंगे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है हंसना, हंसना, लिखना, लिखना, और उड़ना या उड़ाना, उड़ना, उड़ना, रोना, रोना, धोना, सोना, खाना। इनमें से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें कौन सी क्रिया है। हंसना कौन सी क्रिया है? हंसना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। हंसना, क्या हंसना? इसमें कोई कर्म ही नहीं है। हंसना हमेशा अकर्मक धातु होती है। कुछ भी बोला जाए, जैसे कि राम हंस रहा है, क्या हंस रहा है? कुछ भी नहीं। तो हंसना क्या है? अकर्मक है। लिखना, लिखने का मतलब क्या है कि राम पत्थर लिख रहा है, मतलब कि वह लिख रहा है, इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ लिख रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक। आपसे पूछा जा सकता है, क्रिया के भेद पूछा जा सकता है। अकर्मक और सकर्मक दो होते हैं। अकर्मक क्रिया हंसना, और उड़ना, उड़ना ये भी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, क्या उड़ना? कुछ भी नहीं, उड़ना। रोना, रोना भी अकर्मक क्रिया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे अब की बार क्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा। धोना, धोना कुछ ना कुछ तो धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बाल धो रहे हो, या मतलब रजाई वगैरह, तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। उसके बाद सोना, क्या सो रहा है? कुछ भी नहीं, बालक सो रहा है, राम सो रहा है, मोहन सो रहा है, लड़की सो रही है। तो ये क्या है कि जो सोना है ये भी अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक। खाना, खाना का मतलब क्या है? वो मोहन खा रहा है, यानी कि या तो वो भोजन खा रहा है या फल खा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खा रहा है। आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है कि मोहन खा रहा है, कौन सी क्रिया है? तो आप देखो, कुछ बच्चे देखेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं है कि क्या खा रहा है, पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अकर्मक करेंगे। लेकिन क्या होता है, उसमें खाने का भाव है, कुछ ना कुछ तो खा रहा है, तो वो कौन सी क्रिया है? वो सकर्मक क्रिया है। तो खाना कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ, जैसे कि इसी तरीके से आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि 50 है, 50 इसको शब्दों में लिखिए, और 10 को शब्दों में लिखिए, 11 को शब्दों में लिखिए, जैसे 4 होता है, 4, 4 को शब्दों में लिखिए, जैसे 4, 3, 3 को शब्दों में लिखिए, 3। इस तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद आपसे 1000 पूछा जा सकता है, जैसे 1000 है, 1000 इसको शब्दों में लिखिए। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे पूछा जा सकता है नदी जातिवाचक संज्ञा है। आपसे पूछा जा सकता है यमुना, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण, रामायण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे पूछा जा सकता है बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। आपसे पूछा जा सकता है कि लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से आपसे इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है प्रत्यय से, प्रत्यय से, जैसे अब की बार क्या ग्रुप डी में प्रश्न पूछा जैसे इति है, इति, जैसे इत्यादि है, इत्यादि। आपसे इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है? तो इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है? इति उपसर्ग है। आपसे पूछा जा सकता है इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में सबसे पहले तो ये स्वर संधि है, स्वर संधि है। अगर स्वर संधि ऑप्शन में नहीं हुआ तो ये यण संधि है, यानी कि स्वर संधि का ये एक उदाहरण है। आपसे इसमें उपसर्ग भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है।
प्रति उपसर्ग है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी संधि है, स्वर संधि है। आपसे पूछा जा सकता है स्वर संधि का कौन सा भेद है, यण संधि का भेद है। आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है, प्रति प्लस एक होगा, प्रति एक। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। और आपसे जैसे लोम विलोम का प्रश्न, पर्यायवाची का प्रश्न पूछा जा सकता है, मछली का पर्यायवाची, मोर का, और शुक है तोते का पूछा जा सकता है अब की बार भाई, और घोड़े का पूछा जा सकता है, आंख का पूछा जा सकता है, हाथी का पूछा जा सकता है। विलोम शब्द और पर्यायवाची आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने आज देखा कि जो ग्रुप डी 2018 में आए हुए प्रश्न और किस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। एक बार थोड़ा सा अच्छे से सिलेबस को देख करके जाना और पढ़ करके जाना थोड़ा, तो आप कहीं ना कहीं। और एक प्रश्न था उसमें सीईटी में पूछा गया था, तट का अर्थ क्या है, अर्थ किनारा होता है भाई, किनारा। इस तरीके से कुछ अर्थ पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ करके जाना भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी के, हमने देखा है। और तो अगर आप इसी तरीके से हमारी हिंदी विषय की वीडियो देखना चाहते हो, हमारा जो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। हम जो भी कंटेंट से संबंधित ही बात करते हैं, कम इनटू द पॉइंट बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, कम समय में आपको अच्छा दिया जा रहा है आपके सामने में। और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।